देखो, तो ये क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है ना। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कल देखे भी थे, एनसीईआरटी का जो देखे थे उसमें पेंटिंग आया था। उसको फ्रेडरिक सॉरी ने बनाया था, फ्रेंच आर्टिस्ट है। 1848 में प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इन्होंने पेंटिंग के माध्यम से अपना मतलब कैसे आदमी भगवान को कोई देखा है, लेकिन उनका कैसे पेंटिंग हम लोग में रहता है कि हनुमान जी ऐसे थे, वो ऐसे थे, तो ये तब पेंटिंग हम लोग कैलेंडर लगा हुआ रहता है, तो उसी के माध्यम से जान पाते हैं। जैसे भारत में जो भगवान का कैलेंडर को जो प्रिंट किया, उसका नाम क्या था? उसका राजा क्या था जी नाम? उस पर एक फिल्म भी आया था, एक फिल्म भी आया था, बताएंगे सोच के। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या 19th सेंचुरी में वर्ल्ड कैसा होगा इन्होंने कल्पना किया था उस पेंटिंग में। द फर्स्ट प्रिंट शो द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन। यूरोप और अमेरिका के पीपुल मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन में, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट। और जब वो लोग स्टेचू ऑफ लिबर्टी से पास कर रहे हैं, तो उसको देख रहे हैं। द टॉर्च ऑफ enlightenment was carried by female figure in one hand and the charter of the right of man in other hand। मतलब देखिए इसमें दो चीज है, बुद्धिजीवी लोग हैं, फीमेल के हाथ में क्या है? पूजा पाठ वाला चीज है, और राइट, पीपुल्स को राइट मिला, सिटीजन मिला, ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, रशियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मिला, तो वो मैन के हाथ में। ऑन द अर्थ इन द foreground lies the sacred remains of the symbol of absolute इंस्टीट्यूशन। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि अब धरती पे मतलब क्या है कि अब जो एब्सोल्यूट मोनार्क है, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन है, उसका धीरे धीरे क्या होना चाहिए? खत्मा होने वाला है। ठीक है। इन सॉरी यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू फ्लैग एंड नेशनल कस्टम्स। उन्होंने उस समय पेंटिंग के माध्यम से बताया था कि जो देश होगा वो किसके माध्यम से जाना जाएगा? फ्लैग के माध्यम से। अपना अपना कंट्री का झंडा होगा, अपना अपना वहां का रीति रिवाज होगा। द पोजीशन वाज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, फॉलोड बाय द फ्रेंच एंड जर्मनी। Following the Germany people are the people of Austria, the Kingdom of Two Silicash, Lombard, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। देखिए, तो सबसे पहले जो मतलब ये जो कल्पना किए थे, उनको यूनाइटेड स्टेट पहले बना, फिर स्विट्जरलैंड, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी उस चीज को फॉलो किया। ठीक है। जैसे जर्मनी है वो कहाँ कहाँ से मिल के बना हुआ है? उसके जर्मन स्पीकिंग पीपुल थे, कहाँ कहाँ रहते थे? ऑस्ट्रिया में रहते थे, पोलैंड में, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, हंगरी में, रसिया में। फ्रॉम द हेवन एबव क्रिस्ट सेंट एंड द एंजल्स गैजा अपॉन द सीन्स। मतलब इधर तुम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज में ही है, उसमें कल देखबे किए थे कि क्राइस्ट सेंट और एंजल गैजा उसमें दिख रही है। तो ये तो फिगर के बारे में था, जो कि उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, ये आर्टिस्ट का हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया ऑफ नेशन कैसे आया, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इन 1789 नेशनलिज्म केम विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो देशभक्ति का भावना कहाँ से उत्पन्न हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उत्पन्न हुआ। समझ गए? एंड द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेड द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। 1789 में वहां पे क्या हुआ कि वहां पे मोनार्क था, राजा महाराजा का शासन था, तो उसका सरकार गिरा के और इलेक्शन के माध्यम से जो पावर था वो किस में ट्रांसफर हो गया? वहां के सिटीजन में ट्रांसफर हो गया। वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिसेस वेर इंट्रोड्यूस सच एज द आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड द सिटीजन आर, देखिए, फ्लैग, ये सब कब आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया को मदरलैंड बोलते हैं, उसी तरह से वहां पे फादरलैंड आया, सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया, फ्लैग, नेशनल फ्लैग फ्रांस का ट्राई कलर का होगा। ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये सब आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। समझ गया ना? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया।
दूसरा चीज देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या आया। डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड इन फ्रेंच बाय नेपोलियन एंड द सिविल कोड ऑफ 1804 known as the Napoleon Code did away with all privilege based on birth, establish equality before law and secure the right to property। मतलब देखिए डेमोक्रेसी स्थापित हुआ कब, वहां पे 1789 ईस्वी में फ्रांस में स्थापित हुआ, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद डेमोक्रेसी में करप्शन होने लगा, तो फिर से नेपोलियन का शासन। और नेपोलियन का सबसे फेमस क्या है 1804 में, नेपोलियन कोड। उसमें क्या था कि जन्म के आधार पे आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा, सब कोई कानून के सामने क्या है, एक समान है। ये नेपोलियन कोड आया 1804 में, उसमें दिया गया। तो ये सब क्या बता रहा है कि नेशनलिज्म का भावना कैसे कैसे आया, ये सब चीज। चलिए पूरा यूरोप में कैसे नेशनलिज्म फैल गया, ये तो हम लोग अभी जो चर्चा किए वो क्या, किसका चर्चा किए, हम लोग फ्रांस का चर्चा किए। अब देखिए मेकिंग नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में पूरा कैसे फैल गया। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, ड्यूस एंड कैंटोन्स हुज रूलर हैव देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। मतलब क्या था, पहले जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड तीनों में क्या था, कहीं कहीं जर्मनी में क्या था, राजतंत्र था, कहीं दूसरे चीज का शासन था, कहीं कैंटोन्स में बटा हुआ था। ठीक है। द aristocracy and the new middle class. The aristocracy was the dominant class on the continent politically and socially. The majority of population was made up of the peasantry and industrialists began in। मतलब क्या था कि इन देशों में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, इस समय जो क्रांति आया, वो जो हम लोग देखे हैं अभी, ये वाला देखे थे ना हम लोग, नेपोलियन वाला, फ्रांस वाला, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसके बाद जो क्रांति आया, तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, कहाँ का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, इटली का, ये सब भी मांग करने लगा उसी तरह से, राइट हमको भी चाहिए। England in the second half of 18th century, new social group came into being, a working class population and middle class made up of industrialist, businessmen and professional। किसी भी देश में जो सरकार को बदलने का ताकत रखता है वो यही लोग होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब क्या, बिजनेसमैन, मतलब समझ लो एक तरह से। और वहां पे काम करने वाले वर्कर, ये अगर चाह देंगे तो किसी का भी सरकार गिरा सकते हैं। अभी मोदी बना हुआ है ना जी, भारत का जो बिजनेसमैन चाह लेगा कि नहीं अब दूसरे को सरकार चेंज करना है, तो ये लोग चेंज करवा सकते हैं, इतना ताकत रहता है। तो इंग्लैंड में ये सब मतलब क्या था कि ये जो 18th सेंचुरी सेकेंड हाफ ऑफ 1750 के आसपास इंग्लैंड में क्या हुआ, क्रांति हुआ था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। उस समय फैक्ट्री वैक्ट्री लगने लगा था, तो बिजनेसमैन के हाथ में भी काफी पावर आने लगा था। जैसे भारतीय को कौन दखल किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी किया था, इंग्लैंड थोड़े दखल किया था भारत को। ईस्ट इंडिया कंपनी एक वहां का क्या था, कंपनी था ना, बिजनेस करने के लिए इंडिया में आया था, लेकिन धीरे धीरे भारत को क्या किया, गुलाम बनाता चला गया। लिबरल नेशनलिज्म से क्या समझते हैं, लिबरल। The term liberalism derived from the Latin root liber, meaning free. The right to vote, get elected was granted exclusively to property owning men without property, and all women were excluded from the political right. In 1834, a custom union of Jolovran was formed at the initial of Persia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barrier and reduced the number of currency from over 30 to 2। देखिए अब यहाँ पे दो को घटना का जिक्र कर रहा है। सबसे पहले क्या जिक्र कर रहा है कि सबसे पहले इंग्लैंड में जो आया, लिबरल का मीनिंग क्या होता है, फ्री। अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रहा है तो वो क्या है, लिबरल सोच का वो व्यक्ति है। ठीक है, समझ गए ना। जैसे कि राइट टू वोट सबसे पहले किसको मिला, जिसका प्रॉपर्टी कुछ न कुछ है, जमीन कुछ न कुछ है। विदाउट प्रॉपर्टी और औरत को, वुमेन को नहीं पॉलिटिकल राइट दिया गया था, सरकार चुनने का अधिकार।
1834 में क्या हुआ, ये देखिए जर्मन स्टेट का बात कर रहा है। उसमें क्या था कि यूनियन बना लिया सब वर्कर, और क्या किया कि टैरिफ बैरियर को एबोलिश किया, जहां पे 30 लगता था वहां से 2 रुपया लगने लगा। तो ये सब चेंजेज है आफ्टर क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1815 के बाद देखिए क्या हुआ, ए न्यू कन्वर्सेशन आफ्टर 1815। इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वेर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव बिलीव्ड इन मोनार्की, चर्च, सोशल hierarchy, property, and that the family should be preserved। देखिए कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं ना, कि मतलब जो पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखता है। मतलब 1815 के आसपास यूरोप में उन लोगों का ही सत्ता था जो बिलीव करते थे कि नहीं, राजा जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, समझ गए ना। चर्च में विश्वास रखते थे, सोशल हेलार्की मतलब राजा का बेटा ही राजा बने, ऐसा उन लोगों का सोच था। A modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy, abolition of feudalism, serfdom would strengthen the autocracy monarch of Europe। लेकिन क्या आया कि धीरे धीरे जमाना बदलता गया, मॉडर्न आर्मी का गठन हुआ, उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी मतलब ऑफिसर्स वगैरह जो सरकारी काम में काम करते हैं, उसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो ऊपर वाला चीज जो हम लोग सोच रहे हैं कि राजा जो कर रहा है वो चीज सही होता है, वो धीरे धीरे चेंज आया, समझ गए ना। जैसे मॉडर्न आर्मी क्या था, भारत में 1857 का जो वार है वो क्या था, आर्मी वाला ही ना, मतलब विद्रोह कर दिया था, स्पाई म्यूटिनी बोलते हैं उसको। तो उसी तरह से धीरे धीरे आर्मी साथ नहीं दे रहा है, तो उससे क्या होगा, मोनार्क का धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, खत्म होने लगा। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया मेट इन वियना टू ड्रॉ द सेटलमेंट ऑफ यूरोप। मतलब देखिए अब क्या था कि आपस में राजा सब लड़ते रहता था, भारत में भी तो वही चीज होता रहा बाद तक। तो ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया के जो राजा महाराजा, वहां जो भी शासक था वो बैठा, और सबसे पहले क्या था कि नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज के डेट में क्या है कि आप जहिया मन तहिया किसी दूसरे देश को, टेरिटरी को दखल नहीं कर सकते हैं, जमीन को, बाउंड्री हो गया बकायदा। तो ये वियना कॉन्वेंशन के तहत 1815 में ये सब देश मिलकर अपना बाउंड्री सेटल कर लिया यूरोप का। द बाउंड्री द बर्डन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। देखिए अब ये सब देखिए, ये ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया मिलके पूरा अपना जमीन यूरोप का बांट लिया, और फ्रेंच से बहुत सारा जमीन ये लोग छीन लिए। लेकिन नेपोलियन के अंदर में सब उसका रिकवरी किया नेपोलियन। द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। देखिए लिबरल सोच का आदमी क्या था कि प्रेस को भी आजादी नहीं होना चाहिए। क्रिटिसाइज किया किसको, फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है कि अगर भारत में ही कोई न्यूज़पेपर छपता है और उसमें हम लोग चाइना को और पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, लेकिन अगर पब्लिक यहाँ पे न्यूज़पेपर जो छप रहा है उसमें पाकिस्तान को अगर अच्छा दिखाया जा रहा है तो पब्लिक का सोच तो पाकिस्तान के प्रति बढ़ेगा। उसी तरह से यहाँ हुआ कि फ्रेंच में ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया वगैरह को क्या था, अच्छा मतलब वहां का जो ये सब देश था, ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जैसे ये क्या लाया, नेपोलियन लाया ना भाई, ये सब कोड लाया, नेपोलियन कोड लाया, संपत्ति रखने का अधिकार। तो ये सब देश में पेपर में छपा, वो सब चीज प्रेस में, कि भाई वहां ऐसा ऐसा मिला है, तो पब्लिक डिमांड करेगा। लेकिन जो लिबरल सोच का आदमी था वो उसका विरोध किया कि प्रेस का इस तरह से फ्रीडम नहीं होना चाहिए दूसरे देश के बारे में उतना छापने के लिए। देखिए तीन चीज आ रहा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखिए कैसे करके क्वेश्चन आएगा, यहाँ से देख लो। एक तो लिबरल विचारधारा आ गया, जिसको सब चीज फ्री में चाहिए। दूसरा कंजर्वेटिव विचारधारा आ गया, और तीसरा रेवोल्यूशनरी विचारधारा। रेवोल्यूशनरी क्या करता है कि तुरंत में सरकारें पे अटैक कर देगा,
In 1815, secret society were formed in many European states to train revolutionary and spread their ideas. Revolutionary opposed monarchical form and fight for liberal and freedom. अब देखिए ये जो रिवोल्यूशनरी सोच के जो आदमी था वो क्या करता था कि राजा को सत्ता से हटाना है तो अपना सेना बनाइए, उससे युद्ध कीजिए, तो वो अपने आप छोड़ देगा। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन देखोगे तो वो रेवोल्यूशनरी था, तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना वही ना लड़ा था जी। अमेरिकन रेवोल्यूशन याद है किसी को? तो वो रिवोल्यूशनरी विचारधारा का था। द इटालियन रिवोल्यूशन, मिंजिनी born in Genoa in 1807 founded two more underground society, first young Italy in मारासेलिज। देखिए ये सिटी में, ये इटली का बता रहा है। इटली का एक आदमी आया जो कि जियोना में बॉर्न हुआ था, ओसिप मैजिनी, और ये क्या फाउंड किया, एक संगठन फाउंड किया यंग इटली का। मतलब ये सब क्या था, आर्मी टाइप से था जो सरकारों से लड़के उसका मतलब बेदखल कर सकता है। सेकेंडली, ही फाउंडेड यंग यूरोप इन बर्नी, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and Germany state। और बाद में उसका विस्तार वो कहाँ किया, अदर कंट्री में भी किया उस संगठन का। यंग इटली का नाम बदल के आगे क्या कर दिया, यंग यूरोप कर दिया। तो यहाँ पे तीन विचारधारा आपको समझना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी का क्या मतलब हुआ। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, बिलीव इन मोनार्की द चर्च। देखिए जो कंजर्वेटिव आदमी रहेगा वो राजा महाराजा में ही बिलीव करेगा, चर्च में मतलब बिलीव करेगा, पूजा पाठ में होना चाहिए। सोशल हायरार्की में प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, और उसका मानना रहेगा कि प्रॉपर्टी और फैमिली को सुरक्षा सरकार दे, बस उसको उतना ही चाहिए। लिबरल आदमी क्या सोचेगा कि सब चीज फ्री में मिल जाए, ठीक है। और रिवोल्यूशनरी कहे कि नहीं, सिर्फ ये सब फ्री में और ये सब से नहीं होगा, हम पूरा सरकारें बदल देंगे। तो ये तीन को विचारधारा पे आपको आ सकता है। जैसे क्वेश्चन आएगा तो फिर हम बताएंगे। थोड़ा सा इसमें ज्यादा कहानी नहीं है, इस कारण मजा नहीं उतना आ रहा होगा। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848। इन जुलाई 1830 ब्रोबॉन किंग were overthrown by liberal revolutionary who installed the constitutional monarch with Louis Philippe at its head. The July Revolution sparked as the uprising in Versailles, which had Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands in 1821, Greek struggle for independence। तो देखिए ये सब जो विचारधारा का हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं इसका रोल है। जैसे लिबरल विचारधारा वाले रिवोल्यूशनरी क्या किए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को सत्ता से हटा दिए, जो किंग वहां का था उसको हटा दिए। मोनार्के राजा महाराजा रहेगा लेकिन लुइस फिलिप को सत्ता पर ला दिया। उसी तरह से दूसरे कंट्री में भी होने लगा। यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम कहा कि हम अलग होंगे, ग्रीक अपना इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करने लगा। तो ये सब कब हुआ, जब इस तरह का विचारधारा अपना प्रभाव में आया। रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग। देखिए सब आदमी क्या करता है, अपने देश से मोहब्बत करता है, रोमांटिक फीलिंग होता है। जैसे कि जन गण मन गाते हैं तो हम लोग को भी क्या होता है, एक अपनापन का भावना होता है, देह कांपने लगता है एकदम अपनापन टाइप से। तो रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल वाला फीलिंग कब आया, तो ये 1830 के बाद ही आया। 1848 जैसे कि समझ रहे हो ना। Culture play an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, story and music help express and shape nationalist feeling। तो नेशनलिस्ट फीलिंग को कौन सा चीज जागरूक कर सकता है, तो सबसे पहले तो क्या है कि वहाँ का कल्चर, कैसा आदमी पहनता है, क्या खाता है, इससे भी एक जगह आदमी रहने लगता है, उससे भी देश का निर्माण हो जाता है। आर्ट से, पोएट्री से, पोएट्री मतलब कोई कविता लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, स्टोरी से, म्यूजिक से, है ना। जैसे कि हम लोग इधर बिहार में है, तो अगर बिहारी भोजपुरी म्यूजिक इधर बज सकता है लेकिन साउथ में नहीं बजता है। तो एक फीलिंग आता है ना एक बिहारी का, लेकिन ये थोड़ा लार्ज प्रोस्पेक्टिव है।
नेशनल फीलिंग लाने का बात कर रहा है। तो नेशनल फीलिंग का इमेजिनेशन कहाँ से हो सकता है? आर्ट, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग से, म्यूजिक से। शिवम का बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, क्या जी दिक्कत चल रहा है नेट में तुमको? Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular from nationalist sentiment. Language also plays an important role in developing nationalist sentiment. Russian language was imposed everywhere in 1831 and armed rebellion against Russia rule took place, which was ultimately crushed. Hunger, hardship and popular revolt. देखिए, सबसे पहले नेशनलिस्ट फीलिंग ये तो बता दिया कि कहाँ से आता है, आर्ट, पोएट्री, स्टोरी और म्यूजिक से आता है। दूसरा क्या बताया? कल्चरल से तो आता ही है। दूसरा, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी देश को एकजुट करने में। देखिए, 1831 में भारतीय टाइप से रसिया का भी मतलब था स्थिति, वहां भी बहुत सारा, कैसे भारत में 28 गो स्टेट है तो सब जगह अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी हम लोग अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं पूरा भारत में, ना इंग्लिश लागू कर पाए हैं। लेकिन रसिया में 1831 में जबरदस्ती सब जगह लागू कर दिया गया, कितना भी भूख हड़ताल, ये विरोध प्रदर्शन, सबको क्रश करके, लेकिन वहां पे रसियन लैंग्वेज इम्पोज किया गया। उससे क्या रहता है कि देश एकजुट रहता है। जैसे मान लो कि 1831 में किया गया तो उस समय तो नहीं मतलब प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 50 साल बाद देखिएगा 1881 आते आते तो काफी एकजुट देश हो जाता है। तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। यूरोप फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप इन 1830। First half of 19th century saw the enormous increase in population all over Europe, the rise of food prices, or a year of bad harvest led by widespread pauperism in town and country. And 1848 food shortage and widespread unemployment brought to population of Paris out of the road and revolution of the liberal। देखिए, लिबरल लोगों को क्या चाहिए? सब चीज चाहिए भाई, नौकरी चाहिए, खाना चाहिए, सब फ्री में चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि 1830 के आसपास पॉपुलेशन यूरोप का काफी ज्यादा बढ़ने लगा, काफी ज्यादा बढ़ने लगा, फूड का कमी होने लगा। तो क्या होने लगा, सब देश में देखोगे कि जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, जितना भी रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सब क्या है, सबका कुछ ना कुछ ये भी कारण है। खाने पीने का दिक्कत, जनसंख्या बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी रिवॉल्यूशन के बारे में लिखना है तो ये सब चीज लिख दीजिए, चल जाएगा काम। अगर अंग्रेजे भारत में अगर किया था, यहाँ पे शासन किया था, अगर सबको यहाँ पे अच्छा इक्वालिटी वाला व्यवहार करता, सबको नौकरी देता, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तब अंग्रेज ही शासन करते रहता। जब किसी को कोई से दिखते नहीं है तो फिर क्या? In 1848, the revolution led by the educated middle class was underway. Men and women of the liberal middle class demanded creation of nation state on the parliamentary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association। देखिए, 1848 के आसपास यूरोप में जो मिडिल क्लास हुआ उसमें मैन और वुमेन जो लिबरल माइंड के थे, उन्होंने नेशन का मांग करने लगा कि अब राजा महाराजा वाला शासन नहीं चलेगा, अब पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल वाला चाहिए। इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जाति पाति नहीं होना चाहिए, प्रेस को लिखने का आजादी होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब अपना संस्था बनाने का, अपना पार्टी बनाने का अधिकार होना चाहिए। ये चीज तो डर गया था ना, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो अदर यूरोप वाला कंट्री तो डर गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बैन करने लगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे भी हो सकता है कि बैन होगा। तो ये मांग करने लगा। ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ऑन 18 मई 1848। 831 elected representative marched to their take their place in the Frankfurt Parliament, conveyed in the Church of St. Paul. The constitution drafted for Germany nation was headed by a monarch subject to a parliament। मतलब जो जर्मन का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका मतलब मेन राजा क्या, राजा ही उसको किया, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
crown was offered to Frederick William IV, King of Persia, but he rejected it. The crown was offered to Frederick William IV, King of Persia, but he rejected and joined the monarch to oppose the elected assembly. The middle class dominated the parliament, and the large number of women participated in the liberal movement. तो देखिए वहां का जो राजा था, क्राउन वाज ऑफर्ड टू, जैसे इसको राजा बनाना चाह रहा था पर्सिया के किंग को, लेकिन उसने भी किसका साथ दिया, मोनार्क का, और जो इलेक्टेड असेंबली 1831 को का था उसका विरोध किया। द मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लिबरल मूवमेंट। तो ये जर्मन रेवोल्यूशन का कहानी थोड़ा बहुत बता रहा है। अब देखिए थोड़ा सा, in the year 1800, autocratic monarch of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. Thus, serfdom and bonded labor were abolished, both the Habsburg dominance and the Russia. देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1848 के आसपास, जो मोनार्क के पास पूरा पावर बचा हुआ था, उन लोगों ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, जनता को पावर देना शुरू कर दिया। समझ गए ना? जैसे इंग्लैंड में तो अभी भी मतलब क्या है, इंग्लैंड में तो अभी भी तो राजा ही है, लेकिन क्या है कि राजा है लेकिन इनडायरेक्ट रूलर है। वहां प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, वो शासन करेगा, और ये बगल राष्ट्रपति भारत में जैसे वहां का राजा रहेगा। तो वो लोग क्या था कि जनता को इतना के आसपास सब अपना अपना देने लगा, नियम कानून बना बना के फ्री करने लगा, जिससे वहां का पब्लिक उतना नहीं किया गुस्सा। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली कैसे बना? कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या आर्मी बनाने से किसी देश को हम बना सकते हैं? Nationalism in Europe moved away after 1848 and Germany and Italy came to unified a nation state. Persia took over the leadership of movement of national unification. The architect of this process was its chief minister Otto von Bismarck, carried out the help of Persian army and bureaucracy. देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे आफ्टर 1848 के पास नेशनलिज्म क्या आ रहा है, फिर जाने लगा। जर्मनी एंड इटली केम टू यूनिफाइड इन एज नेशन स्टेट। जर्मनी और इटली जर्मनी और इटली भी क्या करने लगे, वो लोग भी ऐसा कोशिश करने लगे कि हम लोग भी एक नेशन स्टेट बन जाए। पर्सिया टूक ओवर द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। एक बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क का चर्चा हुआ है, समझ गए ना? वो पर्सिया आर्मी को बनाया। इन 1871 पर्सियन किंग विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड जर्मनी एम्पायर एंड असेंबली वाज हेल्ड इन प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर। द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग demonstrated the dominance of Persia state power. The currency, banking, legal and judicial system in Germany was modernized. देखिए तो इसके नेतृत्व में 1871 में पर्सियन किंग विलियम वन के नेतृत्व में क्या किया गया, जर्मनी प्रोक्लेम, जर्मन इंपायर को पूरा वो प्रोक्लेम किया, और मॉडर्न जर्मनी का निर्माण उसी समय। करेंसी में सुधार किया गया, बैंकिंग सिस्टम सुधरा, लीगल सिस्टम में सुधार किया गया, जुडिशियल सिस्टम में सुधार किया गया, और जर्मन को मॉडर्नाइज किया गया। देख रहे हो, पहले ये सब चारे पांच को कंट्रियां मिल के बहुत सारा बांट लिया था। देख रहे हो, पर्सिया ऐसा आज तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसी का नाम अब जर्मनी हो गया है ना। इधर रसिया है, इधर पर्सिया है, इधर ऑस्ट्रिया है, ये सब बहुत पहले का है। इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ?
इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली में 7 स्टेट था इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के आसपास ये भी। अमॉन्ग ऑल द 7 स्टेट, Sardinia Piedmont was ruled by the Italian princely house. All the regions were dominated by different kings. मतलब सातों जगह का 7 राजा था। इन 1830 मैजनी फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। ये तो हम लोग देख भी किए थे कि मैजनी फॉर्म किया था सीक्रेट सोसाइटी 1830 के आसपास में। द मूवमेंट वाज लेड बाय चीफ मिनिस्टर कावेर इन 1849। Sardinia Piodomet defeated Austria force in 1860. They marched into the South Italy and Kingdom of Two Silicage and succeed in winning in support of local peasants. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed the king of unified Italy. तो देखिए सबसे पहले किसके नेतृत्व में वो जीतना शुरू किया। मतलब इटली को भी देखोगे तो 7 छोटा छोटा देश था समझो कि सबसे पहले, समझ गए ना। उसके बाद ये इनके नेतृत्व में चीफ मिनिस्टर कैवर के नेतृत्व में क्या किया कि वहां के राजा को हराया, पहले ऑस्ट्रियन फोर्स को पहले कैप्चर किया ऑस्ट्रिया को, और विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में ये सातों राजा को वहां के डिफीट करके और वो सब यूनिफाइड इटली का, मतलब सातों को मिला के एक इटली का राजा बना, विक्टर इमैनुअल, याद रखिए। A strange case of Britain. Great Britain was the model of the nation, and prior to the 18th century, there was no British nation. A nation became powerful as it steadily grew in wealth, importance, and power. The Act of Union 1707 between England and Scotland resulted the formation of the United Kingdom of Great Britain. Meant in effect, the England was able to impose its influence on Scotland. In 1808, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom. The symbol of the New Britain, the British flag, Union Jack, and the national anthem, God Save Our Noble King. The English language were actively promoted. मतलब देखिए ब्रिटेन का अब केस बता रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन कब बना भाई। तो ग्रेट ब्रिटेन कब बना, जब 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड को अपने में मिलाया एक्ट बना के। 1801 ईस्वी में किसको किया, इंग्लैंड एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस इन स्कॉटलैंड। आयरलैंड को ये फोर्सली इम्पोज किया 1801 में, आयरलैंड को मिलाया। मतलब इंग्लैंड सिर्फ अकेला देश नहीं है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब धीरे धीरे उसका धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब काफी पहले ही उसका क्या हुआ, ब्रिटिश फ्लैग, झंडा इंग्लैंड का, नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज एवरीवेयर प्रमोट। तो ये सब क्या था, ये बढ़िया केस है। यहाँ पे कभी तुम नहीं देखोगे कि विरोध प्रदर्शन हुआ। इसका कारण देखिए यहाँ पे स्पष्ट बताया है कि ब्रिटेन में ब्रिटिश रिवॉल्यूशन क्यों नहीं आया, इंग्लैंड में वहां का राजतंत्र आज तक क्यों नहीं खत्म हुआ। इसका कारण था कि जब देश बहुत बढ़ते रहता है, पावरफुल होता है, वहां इनकम होता रहता है, वेल्थ से मजबूत होता है, धन जहां देश में ज्यादा होता है, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करेगा। तो ये स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है। ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बनता चला गया, बाकी देश में क्या था कि मारपीट आपस में। लेकिन देख रहे हो ना कि 1707 में स्कॉटलैंड आना चाह रहा है, इसके साथ आयरलैंड, क्योंकि वहां के पब्लिक चाह रहा है कि हम इंग्लैंड में जाए, वहां का आदमी ज्यादा सुखी है। आज भी देख लीजिए तो लंदन है ना भाई, बढ़िया शहर। अमेरिका तो वैसे है, लेकिन अगर बात करोगे सुख सुविधा का तो वो लंदन का ही नाम आएगा, इंग्लैंड का ही। विजुअलाइजिंग द नेशन, तो समझ रहे हो ना कि उसी देश में विद्रोह होता है जहां पे भूखमरी हो, खाना का कमी हो, पॉपुलेशन बढ़ रहा हो, बेरोजगारी बढ़ रहा हो। इंग्लैंड में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इंग्लैंड एक छोटा सा देश, उतना देश को गुलाम बनाया, समझो कि वहां बेरोजगारी कहां से रहेगा। Visualizing the nation. In the 18th and the 19th century, artists represented a country as the person and the nation as the female figure. मतलब ये पर्सन है, मतलब ये आदमी है, ठीक है, और उसका देश क्या है,
फीमेल है, फीमेल फिगर है, मतलब हम लोग कैसे बोलते हैं मदर इंडिया, तो ये 18 और 19 सेंचुरी के आर्टिस्टों ने ही ऐसा किया। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फीमेल फिगर poetry ideas such as the liberty, justice, republic, liberty is represented by red cap and the broken chain, justice as blindfolded woman carrying a pair of wagging scale। मतलब हम लोग जो देखते हैं न्यायपालिका के सामने जो रहता है ना अंधा, वो औरत का ही चित्र है, मतलब सब जगह लेडीज को, जैसे जहां भी राष्ट्रीय चीज का बात हुआ वहां पे लेडीज को ही प्रमोट किया गया फीमेल फिगर की तरह, और हम लोग क्या है आदमी की तरह है। Nationalism and imperialism. Nationalism no longer retained after the last quarter of 19th century. After 1871, the most tensioned area was called the Balkans, a region comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greek, Macedonia, Croatia, Bosnia, सोल्वेनिया, सेर्बिया, मतलब ये सब देश में क्या हुआ कि आफ्टर लड़ाई झगड़ा मतलब काफी रहा, ये सब एरिया विवादित रहा, ये सब जितना भी है। Ottoman Empire made the Balkans region explosive, and all the 19th century they strengthened themselves throughout modernization and internal reform. Due to the various conflict, Balkans became an area of intense conflict। मतलब ये बाल्कन रीजन यही सबको कहा जाता है, मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीक, ये सब क्या था, ओटोमन एम्पायर था, वहां पे अपने कचरा चल रहा था। ड्यूरिंग द पीरियड इंटेंस राइवलरी built among the European power over trade and colonies as well as naval and military might, which led to series of wars in the region and finally the First World War। मतलब इस ये सब विवादित क्षेत्रों को लेकर ही यूरोप के अलग अलग देशों में क्या हुआ, वर्ल्ड वार हुआ आगे चल के, इसी सब क्षेत्र पे कब्जा करने को लेकर। ऑटोमन एम्पायर उस समय क्या था, टूट रहा था। इन 1914 यूरोप वाज डिजास्टर बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म। मतलब क्या था कि अब नेशनलिज्म इतना भर गया ना आदमी के दिमाग में कि अब सबको अब सोच रहा था कि अब इंग्लैंड सोच रहा था कि हम पूरा देश पर कब्जा कर ले, अमेरिका उधर पूरा, यही नेशनलिज्म क्या था, डिजास्टर रूप ले लिया। तो जब नेशनलिज्म इस तरह का रूप ले लेता है तो क्या होता है, इंपेरियलिज्म हो जाता है, वो खतरनाक हो जाता है, मतलब वो सही नहीं है। Anti-imperial movements were developed, but they struggled to the independent nation state. But the idea of nation was accepted as the natural and universal।